हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बीटेक फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें पेपर होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के नाम से। तो इसका हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर है एक्चुअल में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने लिया पेपर 2023-24 का और इसका कंप्लीट पूरा सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर सेक्शन ए के पूरे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन लिखे हैं। इसके बाद हम लोग सेक्शन बी सी पूरा पेपर कंप्लीट पूरा एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर सेक्शन ए है, AKTU में ये पेपर जितने भी कॉलेजेस हैं सब में आया हुआ है। तो सेक्शन ए में यहाँ पर 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का पूरा है और हर क्वेश्चन इसमें करना है, कोई ऑप्शनल इसमें नहीं है। तो बिल्कुल, और हम आपका समय बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे, बहुत कीमती भाई आप लोगों का समय भी। तो तुरंत इसका हम लोग सोल्यूशन यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का पार्ट ए यहाँ पर काफ़ी ब्रीफ में सोल्यूशन करना है, 2 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका जो आइगन वैल्यूज हैं उसका हमें प्रोडक्ट और सम निकाल कर बताना है। तो हमें यहाँ देखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ये मैट्रिक्स हमारी 2x2 की है, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसलिए इसके 2 ही आइगन वैल्यूज होंगे। अगर 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो 3 आइगन वैल्यू, 4x4 की है तो 4 आइगन वैल्यू एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये 2x2 का है तो 2 आइगन वैल्यूज होंगी। लेट λ1 एंड λ2 बी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो हमने ये एज्यूम कर लिया, मान लिया कि मैट्रिक्स है कि 2 आइगन वैल्यूज है λ1 एंड λ2। तो हम लोग से यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए λ1 इंटू λ2 हमसे पूछ रहा है। तो जब आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना हो तो वह मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो बस यही हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, चाहे 2x2 का हो चाहे 3x3 का। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दिया मतलब आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट आ गया। तो मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर 8 - 4 2 2, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकाल कर बताना है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर हम माइनस लगाएंगे और ये 2 4 जा माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया। तो 16 और 8 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 24। तो λ1 इंटू λ2 यानी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज आ गया 24। उसके बाद हम लोगों से पूछ रहा है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम यानी दोनों को जोड़ना है। तो सम निकालने के लिए मैट्रिक्स का ट्रेस निकाला जाता है, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस निकालने के लिए जो मैट्रिक्स गिवन है इसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं, वही ट्रेस है। तो डायगोनल पर कौन कौन आया, 8 और 2, तो 8 + 2। ट्रेस ऑफ ए का मतलब, ट्रेस निकालने का मतलब डायगोनल के एलिमेंट को प्लस कर देना है, जोड़ देना है, जितने भी हैं। 3x3 में 3 होंगे, 4x4 में 4 होंगे, तो 2x2 में डायगोनल पर 2 ही एलिमेंट है। डायगोनल वाले एलिमेंट को प्लस कर दिया हमने तो ट्रेस आ गया, और जो ट्रेस है वही आइगन वैल्यूज का सम है। तो ये कितना हो जाएगा, λ1 + λ2 बराबर 10। तो बस क्वेश्चन नंबर हमारा 1 पूरा सॉल्व हो गया। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू। उसके बाद सेक्शन ए का हमारा पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या बताया है, फाइंड ऑल सिमेट्री इन द कर्व दिस। यहाँ एक कर्व दिया, इसकी ऑल सिमेट्री निकालना है। सिमेट्री 3 तरह से देखना होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, या x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री का पता लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, हम लोग रिप्लेसिंग x बाई -x। सबसे पहले हम x को रिप्लेस करते हैं -x से, देखते हैं फिर क्या होता है। इसमें यह देखना होता है सबसे पहले हम जहां जहां x है वहां -x रखेंगे
अगर इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ तब ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। x की जगह -x रखने से y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और अगर y की जगह -y रखा तो x के अबाउट सिमेट्रिक। आराम से करते हैं तो एक एक स्टेप समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप, x की जगह -x रखना है पूरे इक्वेशन में। y को हमें कुछ नहीं करना है, हम सिंपली यहाँ पर x की जगह पर -x यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ भी हम x की जगह पर -x रख रहे हैं। जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ -x रख दिया जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -x रख दिया हमने। अब -x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही तो आएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, x की जगह -x रख दिए, कोई फर्क इसको नहीं पड़ा। ओरिजिनल जो इक्वेशन गिवन है उसी तरह ये फिर से बन गया। इसको और इसको मिलाएं एकदम सेम। तो बस अगर x की जगह -x रखने पर सेम इक्वेशन फिर से बन गया, कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब हो गया इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। x रखने से y के अबाउट मिलेगा और y रखने से x के अबाउट। अब हम यहाँ पर दोबारा से टेस्ट करेंगे, चेक करके देखना ही होगा। रिप्लेसिंग y बाई -y, y की जगह -y रखें तुरंत पूरे इक्वेशन में। यहाँ y अकेला है, y की जगह -y लिख दे रहे हैं, बाकी तो वहाँ पर y कहीं है ही नहीं, बाकी सब वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं भाई -y का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे की वैसी ही इक्वेशन हमारी बनी रही। तो x की जगह -x रखने पर सेम इक्वेशन, इसका मतलब ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर y की जगह -y रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब ये है इट इज उल्टा होता है, x वाले से y का पता चलता है, y वाले से x का। इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस हो गया। तो ये हमारा सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस आ गया। तो बहुत बढ़िया, दोनों चीज हमें पता चल गया। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखना है, अगर कोई इक्वेशन x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक आया और y के अबाउट भी आया, तब हम ये बोल सकते हैं कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तब वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका होगा। जब दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है तभी, ये y के अबाउट भी है, x के अबाउट, अगर दोनों के अबाउट सिमेट्रिक आया तब ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये हमारा a और b इस तरीके से कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा इसमें सेक्शन ए का सी वाला पार्ट है। इस क्वेश्चन में बताया है कैलकुलेट द एरर इन आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ईएमएफ और आई करंट है। तो यहाँ पर जो हमारा कैपिटल आर है, रेजिस्टेंस का नोटेशन है, इसके लिए हमें एरर निकालना है। और ई का एरर और आई का परसेंटेज एरर 30%, 20% रिस्पेक्टिवली बताया गया है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, गिवन है हमें यहाँ E इज इक्वल टू आर आई। कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, सबसे पहले एरर के लिए एक्सप्रेशन लिखने का तरीका, E लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा E अपॉन ई। तुरंत जितने हैं सब में पहले लिख डालेंगे इसी तरह, इक्वल लगा देंगे। R के लिए लिखेंगे डेल्टा R अपॉन आर, और I के लिए लिखेंगे डेल्टा I अपॉन आई। ये हो गया जितने भी हैं। अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ प्लस लगेगा, अगर ये डिवाइड में होता तो माइनस लगता है। लेकिन मैक्सिमम एरर बनाने के लिए हमेशा सारे टर्म्स में पॉजिटिव ही लगाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बस ऐसे ही हमें लिखना है, मल्टीप्लाई में है या यहाँ डिवाइड भी होगा तब भी बीच में हमें प्लस प्लस ही लगाना है। एक खास बात और ध्यान रखना है, अगर यहाँ आर के ऊपर या कोई फार्मूला दूसरा दे दे, अगर उसके ऊपर जैसे यहाँ स्क्वायर लगा होता, अगर स्क्वायर लगा होता तो वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता, जैसे इसके ऊपर क्यूब लगा होता तो वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता। अगर ऐसा क्वेश्चन आए
तो हमें पावर वाले को मल्टीप्लाई में कर देना है और इसको तो जो भी लिखा है डेल्टा आर बाई आर डेल्टा आई बाई आई वो लिखना है। तो फिलहाल ऐसा पावर वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस तरह क्वेश्चन आए तो कर लेंगे, वो मल्टीप्लाई में रहेगा। तो हमें निकालना है डेल्टा आर के लिए, तो हम डेल्टा आर बाई आर का वैल्यू निकाल लेंगे, ये इस साइड आ जाएगा डेल्टा ई अपॉन ई माइनस डेल्टा आई अपॉन आई, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें परसेंट में एरर दिया है, ये जो एरर है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परसेंटेज एरर मिल जाता है हमको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस। तो डेल्टा आर बाई आर इतना केवल फ्रैक्शनल एरर है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट परसेंटेज एरर आएगा। ये इतने पूरे को हम बोलते हैं परसेंटेज एरर ऑफ ई। अगर केवल हम डेल्टा ई अपॉन ई लेंगे तो वो फ्रैक्शनल एरर होगा, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर। तो ये पूरा परसेंटेज एरर यहाँ दिया 30%, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे 30%। उसी तरह केवल आई अपॉन आई फ्रैक्शनल एरर है, 100 को भी ले लेंगे तो परसेंटेज एरर। यहाँ परसेंट में ही एरर दिया है तो पूरे की जगह लिख देंगे 20%, तो कितना आ जाएगा माइनस करने पर 10%। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में 10% का एरर है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा डी, सेक्शन ए का पार्ट डी है। यहाँ पर ये गामा फंक्शन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर बताया गया है हमें गामा ऑफ 1/4 इंटू गामा ऑफ 3/4 ये निकालना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3/4 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4। जब एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 वापस से बन जाएगा। अब इसको देखकर हम लोग को एक फार्मूला याद आ जाता है, अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमें ये गामा फंक्शन ऑफ n है इंटू गामा फंक्शन 1 माइनस n, इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई अपॉन साइन n पाई। बस यही फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पर n है और यहाँ 1 माइनस n है, तो पाई अपॉन साइन n पाई। अब अगर हम इसकी शक्ल देखें और इसका चेहरा मिलाएं तो दोनों की शक्ल बिल्कुल एक तरह है। यहाँ n की जगह क्या लिखा है 1/4 बिल्कुल, तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है n और 1 माइनस n, तो यहाँ 1/4 और दूसरे में 1 माइनस 1/4, मतलब यहाँ n की जगह कौन है 1/4 है। यही फार्मूला लग जाएगा, तो इसके बराबर में आ जाएगा पाई अपॉन साइन n पाई। n की जगह कौन है 1/4 इंटू पाई, n की जगह हमने 1/4 लिख दिया। 1/4 मतलब यही पाई/4 बना, पाई इंटू 1 पाई साइन पाई/4, पाई/4 मतलब 45 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो √2 उलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई√2। चाहे तो हम पाई का वैल्यू जो है पुट करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3.14 रख दिया और √2 का वैल्यू 1.41 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए, या ऐसे भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसका डी वाले का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बीटा फंक्शन पर क्वेश्चन दिया है, सेक्शन ए का पार्ट ई है। यहाँ बीटा फंक्शन का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर बीटा फंक्शन पी क्यू का बराबर में हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम बीटा फंक्शन का फार्मूला नोट कर लें या जान लें, जैसे बीटा ऑफ पी क्यू, इसके लिए फार्मूला है, ये बस फार्मूला याद है तो काम हो गया, ये हमें याद करना पड़ेगा बीटा फंक्शन का। इसके लिए 0 to 1, फिर x टू दी पावर, यहाँ p है ना, तो x की पावर p-1, यहाँ जो भी होगा उसमें से एक माइनस करके कम करके तब हम x की पावर लगाएंगे, और उसके बाद 1 माइनस x
1 माइनस एक्स की पावर ये वाला यहां जो लिखा है उसमें से एक कम करेंगे, माइनस करेंगे, तब इसकी पावर लगाएंगे। बस ये फॉर्मूला हमारा है। यहां पर P और Q जो है ये दोनों 0 से बड़े हैं, 0 से बड़ा होना चाहिए। बस ये फॉर्मूला हमें बीटा फंक्शन का याद रखना है और उसके बाद हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो नाउ हम लोग इसमें इस साइड से इस साइड सॉल्व करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम ये लेफ्ट LHS को छोड़कर हम RHS से सॉल्व करेंगे। तो हम RHS से सॉल्व करेंगे और LHS के बराबर ले आएंगे, इसको प्रूव करना है। तो RHS से हम बीटा फंक्शन P + 1, Q है, अब प्लस यहाँ बीटा फंक्शन P, Q + 1। बस अब यही फॉर्मूला जो बीटा फंक्शन का एक्चुअल में होता है वही हमें यहाँ पर लगा देना है। ये एक्चुअल फार्मूला बीटा फंक्शन का यही है डेफिनेशन से, और यही हमें अप्लाई करना है। तो फार्मूला क्या कहता है, 0 से 1 x की पावर क्या लगाना है, ये जो पहला वाला उसमें से एक कम कर दें, एक घटा के तब पावर चढ़ा देंगे। तो अगर हम P + 1 में से एक कम कर देंगे तो P ही तो बचेगा, तो x की पावर P आएगा। और फिर 1 माइनस x लिखकर इस वाले में से एक कम करना है, एक माइनस करके तब इसकी पावर लगा देना है dx डेफिनेशन के हिसाब से। अब फिर 0 से 1 फिर फार्मूला लगाएंगे, x की पावर क्या लगेगा, इसमें से एक माइनस करेंगे और x की पावर लगाएंगे, और फिर 1 माइनस x की पावर क्या लगेगा, इसमें से एक माइनस करेंगे, घटा के बस पावर चढ़ा देना है तो q आएगा। इसको घटाकर x की पावर लगाना है और इसमें से एक घटा के एक कम करके 1 माइनस x की पावर, तो ये आएगा q। बिल्कुल फार्मूले पर ये लगा दिया गया। अब इसके बाद 2 लाइन में इसका आंसर आएगा, फॉर्मूला याद रखना है, तुरंत अप्लाई करना है, हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिमिट सेम है, तो हम लोग इसको एक सिंगल इंटीग्रल लिख सकते हैं, x टू द पावर p 1 माइनस एक्स क्यू माइनस 1 dx, और ये बीच में प्लस लगा रहेगा, लिमिट सेम है और यहाँ x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है, तो एक ही इंटीग्रल लिखेंगे, ये वाला प्लस ये वाला, सेम इंटीग्रल है, लिमिट सेम है ये। तो dx को भी हम एक बार लगाएंगे, पूरे को हम चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लें, एक dx हमने बाहर लगा दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ x की पावर p है, यहाँ x की पावर p - 1, तो जो दोनों में छोटा होगा वही कॉमन होगा। तो x की पावर p - 1 हमने यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, तो इसमें से x एक बार बचेगा क्योंकि यहाँ से p - 1 निकाला गया है, तो एक बारी यहाँ से x बच जाएगा, और यहाँ से तो x p - 1 पूरा ही निकल गया, तो यहाँ से x बिल्कुल ख़त्म। और साथ में हमें ये भी कॉमन लेना है, 1 माइनस एक्स, इसको भी हमें कॉमन लेना है। अगर हम यहाँ से x - 1 की पावर q - 1 कॉमन लें, अब यहाँ पर ये भी 1 माइनस एक्स है, ये भी 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर दोनों में जो पावर छोटा होगा वही कॉमन आएगा, तो q - 1 और q में q - 1 छोटा है, तो 1 माइनस एक्स की पावर q - 1 हमने कॉमन ले ली। अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से तो x की पावर p - 1 हमने निकाला, तो एक बारी x बचा, और यहाँ से 1 माइनस एक्स की पावर q - 1 पूरा ही निकल गया, तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर यहाँ से x की पावर p - 1 निकाला गया है, तो ये पूरा ही गायब हो गया, ये पूरा खत्म। और यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर q - 1 कॉमन लिया गया है, इसका मतलब ये एक बार अभी बचा है, एक बार यहाँ से बचा रह गया। बस एक लाइन ये कॉमन लेने वाली बात है, सिंपल अपना कॉमन ले लेना है, जो अंदर बचेगा वही लिखना है। कुल मिलाकर बात यही है, कॉमन ले लेना है बस, जो कॉमन आए बस। तो अब यहाँ पर ये x है और ब्रैकेट हम हटा देते हैं, 1 माइनस एक्स है, अब पूरे के बाहर ये dx लिखा हुआ, ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, तो इनटू में 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, तो x की पावर p - 1 1 माइनस एक्स की पावर q - 1 इंटू dx। तो ये क्या है भाई, ये हमारा वही ओरिजिनल डेफिनेशन है,
अब इसका शकल और इसका शकल दोनों का चेहरा मिला लेना है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो ये किसके बराबर है, बी ऑफ पी क्यू के बराबर है। तो ये डेफिनेशन जो एक्चुअल में होती है उसी के बराबर बन गया। तो हमने RHS से करना शुरू करा और हम LHS पर आकर इसको खत्म कर दिए। तो ये हमारा प्रूव हो गया, 2 लाइन का है। केवल यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, कॉमन ले लेना है, खेल खत्म हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारा पार्ट F है, सेक्शन A पार्ट F। इसमें कह रहा है प्रूव दैट वेक्टर A इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन बताया गया है। तो हमें प्रूव करना है कि जो वेक्टर A का ये वैल्यू है इज इरोटेशनल, ये इरोटेशनल है। तो यहाँ पर तो हम लोग बताएंगे इफ A इज इरोटेशनल, अगर E हमारा इरोटेशनल है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि जो कर्ल ऑफ A होता है वो 0 के बराबर होता है। तो हमें यही प्रूफ करके दिखा देना है। जब भी इरोटेशनल प्रूफ करना है तो कर्ल A बराबर 0 अगर आ गया तो इरोटेशनल प्रूव हो गया। ये एक लाइन हमें स्टेटमेंट इसका याद रखना, कर्ल ऑफ A बराबर 0 मतलब जो वेक्टर होगा वो इरोटेशनल होगा। अब सवाल यह है कि कर्ल A हम कैलकुलेट करें, तो कर्ल A कैसे कैलकुलेट होगा। कर्ल A के लिए होता है नेबुला क्रॉस A। अब नेबुला क्रॉस A क्या है, तो इसके लिए नेबुला एक ऑपरेटर है, आई कैप, थोड़ा जगह ज़्यादा बना लिया जाए क्योंकि एक्सप्रेशन बड़ा है। तो सबसे पहले नेबुला क्रॉस A निकालने के लिए एक डिटर्मिनेंट बनाना है, आई जे के लिख देना है। बस आंख बंद करके ये 2 लाइन तो तुरंत लिख देना है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। आंख बंद किया और 2 लाइन तुरंत लिख दिया। उसके बाद आंख खोल के ये लिखना है। तो ये हमारा क्या है, ये आई का जो कोफिशिएंट है उसको हम यहाँ लिखेंगे 6xy प्लस जेड क्यूब। इसी तरह कर्ल A बराबर नेबुला क्रॉस A होता है, वो कैलकुलेट किया जाएगा। 2 लाइन हमेशा वही लिखेंगे और तीसरी लाइन यहाँ से J का कोफिशिएंट क्या है 3x स्क्वायर माइनस जेड और K का कोफिशिएंट क्या है 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई। बस ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया और उसको 0 वेक्टर के बराबर दिखा दिया गया। अगर 0 आ गया तो रोटेशनल प्रूव हो गया, आना ही चाहिए, प्रूव करना ही है। तो ठीक है, कैसे करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ लगा हुआ है हमारा। तो जैसे डिटर्मिनेंट नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप। जब आई कैप लिखेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ। तो यहाँ पर डेल बाय डेल वाई किसका निकल जाएगा 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई का, और फिर बीच में माइनस लगाना है। फिर ये डेल बाय डेल जेड के साथ ये, मतलब डेल बाई डेल जेड को ऑपरेट कराना है इसके ऊपर 3x स्क्वायर माइनस जेड। ये हो गया आई कैप। उसके बाद आई के बाद आई वाला प्लस में होता है, जे वाला माइनस में लिखा जाता है, इसको प्लस में लिखते हैं, जे माइनस में और के प्लस में। तो जे वाला हमें माइनस में लिखना है। बस यही एक लाइन लिख कर सॉल्व करना है, उसके बाद काम हो गया। अब जब जे वाले को सॉल्व करेंगे तो जे वाला बंद करेंगे, ये इससे होगा। तो डेल बाय डेल एक्स निकालना है किसका 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई का, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जे वाला निकाल रहे हैं तो ये वाला इससे। जब जे वाला निकालेंगे तो आई और जेड में होता है डिटर्मिनेंट की तरह, ये यहाँ इसके साथ ऑपरेट होगा और ये इसके साथ। तो डेल बाई डेल जेड निकलेगा किसका 6xy प्लस जेड क्यूब का, ये हो गया जे वाला, और प्लस के कैप। एक लाइन में ही कष्ट है,
कष्ट क्या है, बस लिखना है, उसके बाद काम खत्म। अब जब k वाला लिखेंगे तो k वाला बंद कर देंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें, मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑपरेट होगा 3x स्क्वायर माइनस जेड पर, और फिर माइनस लगाएंगे ये इस पर, डेल बाय डेल वाई हो जाएगा 6xy प्लस जेड क्यूब। बस कर्ल ए आई कैप यहाँ लिखा है, और उसके बाद कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वो हमें ध्यान देना है। क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में इसे हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शली। इसका ये मतलब, डेल का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, बहुत आसान तरीका है। हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल y वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और x और z को बिल्कुल कांस्टेंट मानेंगे। जैसे हम 1 2 3 4 नंबर्स के साथ करते हैं वैसे ही इसके साथ बिहेव करेंगे। तो ये पूरा हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, इसमें y बिल्कुल नहीं है, तो कांस्टेंट है हमारे लिए। हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी जो x z है वो हमारे लिए बिल्कुल कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह। तो ये पूरा हमारे लिए कांस्टेंट है क्योंकि इस टर्म में y नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और माइनस लगाकर y को जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। बस हो गया। उसके बाद ये हमारा इसी के अंदर लिखा हुआ है, ये हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, ये हो गया 0 - 1। फिर अब z के रिस्पेक्ट में, तो इस वाले टर्म में तो z नहीं है तो वो पूरा हमारे लिए कांस्टेंट है, तो वो हो गया 0। फिर माइनस z को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारा आई कैप वाला आ गया। फिर माइनस लगाकर जे कैप वाला सॉल्व कर ले। यहाँ इसे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर x है तो ठीक है, तो हमारे लिए 3 और z क्या है, कांस्टेंट है, तो वो अपनी जगह पर वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। 3 और जेड स्क्वायर, x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। y हमारा प्योर कांस्टेंट है, वो भी 0 हो गया, केवल 3z स्क्वायर हमें यहाँ से मिलेगा, बस और कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये माइनस लगा हुआ है, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शली, तो x और y हमारे लिए कांस्टेंट है, वो हो जाएगा 0, और z का जैसे करते हैं z क्यूब का हो जाएगा 3z स्क्वायर। बस फिर k कैप x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x वाला यहाँ पास हमारे पास है, तो x का क्या हो जाएगा 2x, तो 2 नीचे आएगा, 2 3 6x, और z हमारे लिए कांस्टेंट है वो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। y के रिस्पेक्ट में अब होगा, तो y के रिस्पेक्ट यहाँ y है, तो 6 और x कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो वैसे ही पड़ा रहता है, उसको हम कुछ नहीं करते हैं, और यहाँ y का हो जाएगा 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेड क्यूब प्योर कांस्टेंट है, अलग से लिखा है तो वो पूरा हमारा 0 ही हो जाएगा, उसका काम खत्म हो गया। बस तो कर्ल ए। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस का 1, तो 0 आई कैप आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का जे कैप लिखा है। इसका जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में भी 0 आ जाएगा, और ये प्लस का 6x माइनस का 6x कट ही गया है, तो 0 आई कैप, हम 0 चाहे तो आगे लगा लें, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, इसका मतलब ये क्या है, 0 वेक्टर, तो बस प्रूव हो गया। तो अब हम नीचे लिख देंगे एक लाइन, हेंस वेक्टर ए इज इररोटेशनल। बस ये हमारा प्रूव हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेना है, वेक्टर 0 दिखा दिया, 0 आ गया मतलब आंसर आ गया, प्रूव हो गया कि ये इररोटेशनल है। उसके बाद सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ए पार्ट जी। तो इस जी वाले पार्ट में यहाँ पर बताया गया है, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। यहाँ पर एक सरफेस गिवन है,
एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 एट दिस पॉइंट। किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर निकालना है, यहाँ यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। कोई भी सरफेस गिवन है, जैसे ये सरफेस है हमारा, तो सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर निकालना है। नॉर्मल वेक्टर का मतलब जो सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, उस वेक्टर को हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। तो जैसे ये है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर 90 डिग्री का, सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ कोई वेक्टर हमें यहाँ पर निकाल कर बताना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर बाद में उसको यूनिट वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो नॉर्मल वेक्टर टू एनी सरफेस, नॉर्मल वेक्टर टू एनी सरफेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नेबुलाफाई। नेबुलाफाई कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा जो सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो नेबुलाफाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आई डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप और जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई और के कैप डेल फाई बाई डेल जेड, ये है। इसको हमें कैलकुलेट करके निकाल देना है तो सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। जब भी नॉर्मल वेक्टर निकालने को बोले सरफेस पर तो बस नेबुलाफाई के बराबर ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब फाई क्या चीज़ है तो यहाँ पर जो फाई है वो एक्स वाई और जेड का कोई फंक्शन होता है। यहाँ पर वो फंक्शन गिवन है एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर। 4 को हम इधर पकड़ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर है एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4। ये हमारा एक्स वाई जेड में कोई एक फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन है, यही फाई है। जो यहाँ पर फंक्शन दिया ये हमारा फाई है, वो एक्स वाई और जेड के टर्म्स में होगा। तो बस हमें फाई की जगह इसे पुट कर देना है और एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर फाई की जगह पर एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4, इसको हमें डेल फाई बाई डेल एक्स करना है और फिर इसी को हमें डिफ्रेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, डेल फाई बाई डेल वाई, और फिर के और यहाँ z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4। बस एक बार हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन बहुत छोटा सा आसान बन जाएगा। x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ x वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, बाकी सब हमारे लिए कांस्टेंट है। तो y क्यूब जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है तो वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। तो y क्यूब जेड स्क्वायर हमारे वैसे ही रहेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, 4 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है तो x और z को हम कुछ नहीं करेंगे, वो अपनी जगह पर रहेंगे। y को केवल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इनटू में 3y स्क्वायर, z स्क्वायर अपनी जगह पर है, 4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। उसके बाद z के रिस्पेक्ट में करना है तो x और y कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है तो उसे हम कुछ नहीं करेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है केवल उसी को डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी को कांस्टेंट मानना है। z के रिस्पेक्ट में हमें करना है तो हम z को करेंगे, बाकी को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो अगर x और y हमारे लिए कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वैसे ही पड़ा रहेगा। z स्क्वायर को केवल करेंगे 2z और ये अलग से लिखा है कांस्टेंट प्लस या माइनस में तो वो 0 हो जाएगा। ये बन गया। अब हमें निकालना है नेबुलाफाई का वैल्यू किस पॉइंट पर, यहाँ एक पॉइंट बताया है -1, -1, 2, मतलब जो सरफेस है। अब सरफेस पर तो बहुत ढेर सारे पॉइंट होंगे, लेकिन हमें एक स्पेशल पॉइंट दिया है -1, -2, बोल रहा है इसी पॉइंट पर हमें नॉर्मल चाहिए जो सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। इस पॉइंट पर पूछ सकता है, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पूछेगा उस पॉइंट को यहाँ पुट कर देना है पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद, पहले नहीं रखना है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई कैप और ये हमारा बन जाएगा 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप
और ये आई कैप है, और यहाँ पर फिर 2xy क्यूब z k कैप। तो अब यहाँ पर नेबुला फाई हमें निकालना है एट पॉइंट -1 -1 2। जिस पॉइंट पर निकालना उसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे एट पॉइंट -1 -1 2 पर, तो निकाल देंगे। तो यहाँ पर -1 और -1 2 मतलब x की जगह -1, y की जगह -1 और z की जगह 2 पुट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं -1 -1 2 है, इसी पॉइंट पर निकालना है। तो y की जगह यहाँ लिखेंगे -1। अब -1 का क्यूब जब करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, और z की जगह 2 लिखेंगे, ये x है, ये y है, ये z है। तो x की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, आई कैप अपनी जगह पर लिखा हुआ है। x की जगह -1, y की जगह -1, अब -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, z की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। फिर यहाँ भी वही x की जगह -1, y की जगह -1 और क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर -1 आएगा, z की जगह पर 2 इंटू में k कैप। तो यहाँ पर हम नेबुला फाई का वैल्यू निकाल रहे हैं। ये नॉर्मल वेक्टर है सरफेस पर, नेबुला फाई मतलब सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर। तो ये हो गया -4 आई कैप, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और -12 जे कैप, माइनस प्लस 2 2 जा 4 के कैप। बस अब नॉर्मल वेक्टर नहीं निकालना था हमें, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। तो नाउ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो सरफेस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम लोग पहले भी जानते हैं, हम लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर को यूनिट नॉर्मल वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना है तो उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं, बस हो गया। तो यहाँ पर टोटल वेक्टर हम लिखेंगे और उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, तो ये वेक्टर किस में बदल जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर में बदल जाएगा। तो हम लोग से यूनिट नॉर्मल वेक्टर यहाँ पूछ रहा है, तो मॉडुलस कैसे निकलेगा, -4 का स्क्वायर अंडर रूट में मॉडुलस कैसे निकलेगा, i और j और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। तो -4 का स्क्वायर +16, -12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ये 144 हो गया और 16 16 32 हो गया 32, तो ये हो गया हमारा 6 176 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो उसको हम लोग बाहर करके कुछ निकाल लेते हैं। इसको हम लोग 2 से काटेंगे और चीज़ बाहर ले आएंगे, देखते हैं क्या बनता है। तो इसको 2 से काट लिया जाए, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 44 आ जाएगा, 2 से काट लेंगे तो 22 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 11। तो 2 बार 2 का पेयर बना, तो 2 और 2 4 बाहर आ जाएगा और रूट में 11 बचा रहेगा। ऊपर से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 ऊपर से 4 कॉमन लेंगे तो ये आई कैप हमारा बना है, आई कैप। तो बचेगा ये आई कैप, यहाँ से माइनस का 3 जे कैप और यहाँ से 4 निकल गया है तो केवल के कैप। नीचे वाला क्या बनेगा, 176 बनेगा, ये 2 पेयर और एक बार 11, तो 2 का 2 बार पेयर है तो 2 × 2 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 11, तो 4 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर -i कैप -3j कैप +1k कैप अपॉन अंडर रूट 11, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।